कुछ कहानियाँ समय के साथ धुंधली नहीं होती, वह आने वाली पीढ़ियों के सीने में आग बनकर जलती रहती हैं। उस आग का नाम था भगत सिंह। आज हम नहीं बताएंगे कि वह कैसे शहीद हुए, आज हम बताएंगे कि वो कैसे बने। क्यों एक 12 साल का लड़का अपने गांव की मिट्टी छोड़कर क्रांति की राह पर निकल पड़ा। क्यों उसने दुनिया को हंसते हंसते अपनी फांसी देखने दी, और क्यों आज भी उसे याद करते हैं तो दिल कांप जाता है और सीना गर्व से भर जाता है। यह कहानी है एक इंसान की नहीं, एक विचार की नहीं, बल्कि एक आग की, जिसे कहते हैं भगत सिंह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चे किरदार कहानी दिल से में, जहां हम महान किरदारों की जिंदगियों को उन भावनाओं में पिरोकर सुनाते हैं जिन्हें दिल समझता है। आज हम लेकर आए हैं भारत का सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की कहानी। एक ऐसा कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं उस सफ़र को जहां एक नौजवान मौत को अपनी हथेली पे रखकर दुनिया को आज़ादी का असली मतलब सिखाया। वो साल था 1907। पंजाब का एक छोटा सा गांव बंगा लायलपुर। मानो धरती खुद इंतजार में थी। आज एक ऐसा बेटा जन्म लेगा जो उसके भीतर दबी बेड़ियों को तोड़ेगा। 23 मार्च 1907 को दोपहर की धूप नर्म थी। सरदार किशन सिंह और विद्यावती के घर एक बच्चा जन्मा। एक बच्चा जिसका चेहरा शांत था, पर आंखें जैसे किसी गहरे आग में तप कर आई हों। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। घर में खुशी थी, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये बच्चा केवल परिवार का हिस्सा नहीं, पूरे देश का सपूत है। बहुत कम उम्र से ही भगत सिंह के आसपास आज़ादी शब्द हवा में तैरता था। उनके दादा, चाचा, पिता सभी स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय थे। घर में आए हर मेहमान की बातें किसी कहानी की तरह नहीं, किसी मिशन की तरह लगती थी। भगत सिंह इन्हें चुपचाप सुनते रहते। बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें समझ लिया था कि वो जिस धरती पर खड़े हैं वो गुलाम है। 13 अप्रैल 1919 को 11 साल का बच्चा भगत सिंह, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, भगत सिंह गांव में थे। सुबह सुबह खबर आई, अमृतसर में हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। भगत सिंह घर से भाग पड़े। किसी ने रोका, किसी ने पकड़ा, पर वो रुके नहीं। कई मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंचे। जिस जगह हजारों लोगों का खून बहा था, वहां खड़ा 12 साल का एक बच्चा मिट्टी अपनी मुट्ठी में कसकर बोला, ये खून बेकार नहीं जाएगा। उसने उसी मिट्टी को एक कागज में बांधकर जेब में रख लिया और जिंदगी भर अपने दिल में रखा। उस दिन एक बच्चे का जन्म खत्म हो गया, एक क्रांतिकारी जन्म ले चुका था। भगत सिंह का स्कूल जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं था, वो पढ़ते नहीं थे, खुद को गढ़ते थे। 14 साल की उम्र तक वो लोहिया, मार्क्स, लेनिन, टोल्स्टॉय, विवेकानंद, गालिब और भगवद गीता तक पढ़ चुके थे। पर एक किताब जिसने उनका जीवन बदल दिया, गदर आंदोलन का इतिहास। इसमें लिखा था कि स्वतंत्रता कोई भीख नहीं, यह युद्ध में जीती जाती है। भगत सिंह समझ चुके थे कि लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं होती है, विचारों से होती है, और वो अपने विचारों को रोज शार्पर करते गए, रोज तेज करते गए। 19 साल की उम्र में भगत सिंह ने नौजवानों भारत सभा बनाई। यह सिर्फ संगठन नहीं था, यह युवा की क्रांति का ब्लूप्रिंट था, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। यहाँ उन्होंने युवाओं में राष्ट्रवाद, समानता, जाति भेद के खिलाफ आवाज़, वैज्ञानिक सोच, तर्क और न्याय की भावना भरनी शुरू की। यही वो दौर था जब लोग कहने लगे, ये लड़का सिर्फ लड़का नहीं, लड़ना नहीं चाहता, ये सोच बदलना चाहता है। लोग क्या कहते थे? लोग कहते थे कि ये लड़का सिर्फ लड़ना नहीं चाहता, ये सोच बदलना चाहता है। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन। लाला जी देश के मशहूर नेता खुद सड़कों पर थे और ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स ने बेरहमी से लाठीचार्ज करवाया। कुछ दिनों बाद लाला लाजपत राय की मौत हो गई।
भगत सिंह टूट गए। उनकी आंखों में क्रोध का सागर था। उन्होंने साफ कहा कि लाला जी का मौत हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इंसाफ लेंगे। और शुरू हुआ बदले का ऑपरेशन सैंडर्स वध। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद एक एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाते। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स को गोली मार दी गई। देश हिल गया, सरकार घबरा गई, नाम चारों तरफ फैल गया, भगत सिंह इज हियर। ब्रिटिश सरकार ऐसा कानून पास कर रही थी जो भारतीय आवाज को दबाने वाले थे। भगत सिंह ने तय किया कि बम हमारा संदेश है। उद्देश्य था कि कोई मरे नहीं, बस सरकार को झकझोरना था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंदर पहुंचते हैं और भीड़, बहस, आवाजें, और तभी इंकलाब जिंदाबाद और बम फटता है। धुआं, गूंज, चीखे, लेकिन मौत एक भी नहीं। दोनों वहीं रुक जाते हैं। जेल भागने का मौका था, पर उन्होंने कहा, हम भागने नहीं, अपने विचारों से दुनिया बदलने आए हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में भगत सिंह ने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। एक एक दिन, 32 दिन, 50 दिन, 63 दिन उनका शरीर टूट रहा था, लेकिन इरादा नहीं। उनका एक ही मांग था कि भारतीय कैदियों की राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने संघर्ष सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं, इंसानियत के लिए भी था। जेल में उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूँ, क्रांति क्या है, आतंकवाद और क्रांति में फर्क जैसे लेख लिखे। उनके लेख जेल की दीवारों से निकलकर पूरे भारत में आग की तरफ फैल गए। लोग समझने लगे कि भगत सिंह सिर्फ एक लड़का नहीं, एक दार्शनिक है। ब्रिटिश सरकार घबरा चुकी थी। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का जिंदा रहा तो हमारा राज खत्म हो जाएगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। तारीख तय हुआ 24 मार्च 1931 को, लेकिन सरकार डरी हुई थी। उन्हें डर था कि भीड़ जेल पर हमला न कर दे, इसलिए फांसी एक दिन पहले 23 मार्च 1931 की रात 7:33 पर दे दी गई। अब इतिहास सबसे भावनात्मक दृश्य, जब उन्हें फांसी पर ले जाया गया, भगत सिंह हंस रहे थे। हाथ में लेनिन की किताब थी। जेलर हैरान था। उसने पूछा, भगत सिंह कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह मुस्कुराए, हाँ लेनिन, पढ़कर खत्म कर लूं। यही आखिरी लाइन थी, एक ऐसे इंसान की जिसे मौत से भी डर नहीं था। और फिर तख्ते फांसी, रस्सी, सन्नाटा और इतिहास। उस रात 3 नहीं, पूरे भारत के 3 करोड़ बेटे शहीद हुए थे। उनकी लाशें चोरी छिपे ले जाकर नदी किनारे जला दी गई, लेकिन उनके विचारों की आग बुझ नहीं पाई। आज भी हर क्रांतिकारी में, हर छात्र के दिल में, हर आम हिंदुस्तानी के खून में भगत सिंह जिंदा है, क्योंकि वो शरीर नहीं, विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं हैं। दोस्तों, भगत सिंह की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी आत्मा है। उन्होंने हमें सिखाया कि आज़ादी सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है, अंदर की बेड़ियों को तोड़ने का भी लड़ाई है। अगर आप भी मानते हैं कि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिस आवाज़ ने यह कहानी आपके दिल तक पहुंचाई, उस चैनल को सच्चे किरदार कहानी दिल से को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे किरदार की यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, वो मरकर भी जिंदा है, क्योंकि वो भगत सिंह है। दोस्तों, नमस्कार।